हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आते हैं आज इंग्लिश लिटरेचर के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है व्हाट इज कैंटो। कैंटो क्या होता है? अ रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोयम, एक लॉन्ग पोयम, लिरिकल ड्रामा या नन ऑफ दीज। कैंटो क्या होता है? कैंटो एक रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोयम होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैंटो जो होता है एक लॉन्ग पोयम का एक सेक्शन होता है। एक लॉन्ग पोयम होती है, वो कई सेक्शन में डिवाइजन को क्या कहते हैं? कैंटो कहते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड। ये जो ब्लैंक वर्स टर्म है ये इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्लैंक वर्स क्या होता है? विदाउट राइम बट यूज्ड विद मीटर। विदाउट राइम होता है बट यूज्ड विद मीटर। ब्लैंक वर्स क्या होता है? विदाउट राइम बट यूज्ड विद मीटर। उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स। उसको क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। विदाउट राइम बट यूज विद मीटर। यूज विद मीटर। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें राइम नहीं होती है, जो राइम के बिना होता है, मतलब कोई रेगुलर ऐसी राइम नहीं होती है, जो इरेगुलर राइम होती है ब्लैंक वर्स में, बट उसमें मीटर होता है जैसे कि एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर मोस्टली जो होता है ब्लैंक वर्स में एम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। तो ये जो हमारा टर्म है ब्लैंक वर्स, इसको इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में किसने किया था? मार्लो। इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्लो। मार्लो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। डॉग्रियल मीन्स क्या होता है? पूछा गया है डॉग्रियल मीन्स क्या होता है। डॉग्रियल एक लिटरेरी टर्म है और पोएट्री में जो भी चीजें बैडली रिटन होती हैं, पोएट्री में जो भी चीजें बैडली रिटन होती हैं, एक तरीके से ये कहिए जो निगेटिव इफेक्ट दिखाती हैं, जो भी चीजें निगेटिव सेंस में यूज होती हैं, बैडली रिटन होती हैं, रिडिकुलस तो होता है उससे, रिडिकुलस तो होता है और रिडिकुलस तो होता है उससे, और समटाइम्स क्या होता है कि ये सीरियस भी नहीं होती है, समटाइम्स ये सीरियस भी नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? डॉग्रियल होते हैं, बैडली होते हैं, रिडिकुलस होते हैं। अब ये वर्ड जो है वो हमारे एक पॉजिटिव सेंस को नहीं लेते हैं, एक तरीके से एक नेगेटिव सेंस को लेते हैं। तो ये कैसी पोएट्री होती है? ऐसी पोएट्री, ऐसे पोएट्री में सेंस आता है कि जो एक निगेटिव इफेक्ट को लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। रफ, हैवी और जर्की वेरिफिकेशन, a poem written to express grief, a short witty poem, a piece of writing with animals। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही एक निगेटिव सेंस दे रहा है, रफ, हैवी और जर्की वेरिफिकेशन। क्वेश्चंस कोई भी हो, कभी कभी हम उस क्वेश्चन का बारे में पढ़े होते हैं, बट क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग कभी कभी आंसर टिक करने पड़ते हैं। तो ये जो डॉग्रियल है इसका मतलब है बैडली रिडिकुलस थिंग जो भी पोएट्री में होती है वो डॉग्रियल में आती है। ठीक है, एक टर्म हमारा ऐसे ही डॉग्रियल की तरह यूज होता है जो हम लोगों ने सुना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्लेस्क्यू। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्लेस्क्यू। वो टर्म क्या है? बर्लेस्क्यू। एज इट इज, जैसे ये डॉग्रियल है बस वैसे ही एक निगेटिव टर्म में यूज होता है हमारा बर्लेस्क्यू टर्म। कौन सा टर्म है? बर्लेस्क्यू। ये थिएटर परफॉर्मेंस में एक तरीके की पाइस ऑफ राइटिंग है जो कि रिडिकुलस और ह्यूमरस वे में प्रेजेंट होती है। बर्लेस्क्यू क्या होती है? एक रिडिकुलस और ह्यूमरस वे में प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस वे में प्रेजेंट होती है, ROUS, ह्यूमरस वे में प्रेजेंट होती है। वो क्या होता है? बर्लिस्क्यू। उस टर्म को क्या कहते हैं? बर्लिस्क्यू कहते हैं। उस टर्म को क्या कहते हैं? बर्लिस्क्यू कहते हैं। लेकिन एक ये थिएटर परफॉर्मेंस कह सकते हैं, पाइस ऑफ राइटिंग है जो कि ट्राई करती है, जो कि क्या ट्राई करती है? जो कि ट्राई करती है कि विच ट्राई टू मेक समथिंग रिडिकुलस बाय प्रेजेंटिंग इन अ ह्यूमरस वे, इन अ
ह्यूमरस वे, उसको हम लोग कहेंगे बर्लिस्क्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्लिस्क्यू कहेंगे। और डॉगरियल एक पोएट्री फॉर्म में यूज होती है, और बर्लिस्क्यू क्या होता है, एक पाइस ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है। बट इन दोनों का सेंस मोस्टली निगेटिव ही सेंस में है कि बैडी रिडिकुलस, और ये रिडिकुल और बर्लिस्क्यू मोस्टली सिमिलर वर्ड्स हैं, और जो कि एक निगेटिव सेंस लिटरेचर में देते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन क्या है, ही स्टोरीज एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर एंड इंग्लिश वर्स फ्रॉम एन एम्बिक लाइन ऑफ 6 feet। एंड नेक्स्ट वीक एंडिंग ऑफ ड्रामा, एंड नेक्स्ट एंड नन ऑफ दीज। अलेक्जेंड्राइन, इसमें आंसर करेक्ट है हमारा, एंड इंग्लिश वर्स फ्रॉम एन एम्बिक लाइन ऑफ 6 feet। जो एम्बिक लाइन होती है उसमें 6 feet होते हैं। फीट क्या होता है, फीट मीटर को जो मापने की एक यूनिट होती है, जिसे हम फीट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फुट। अगर 1 फुट है तो उसे फुट कहते हैं, और जो मोर देन 1 आ जाते हैं तो फीट हो जाता है, ठीक है। तो मीटर को मापने की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, फुट। वो हमारी क्या होती है, फुट। और मीटर क्या होता है, एक तरीके का पैटर्न होता है, राइम का एक तरीके का पैटर्न होता है। और वो पैटर्न कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें पैटर्न को हम सिलेबल से रिकॉग्नाइज करते हैं। उस पैटर्न्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सिलेबल से। तो जो सिलेबल्स होते हैं उसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। और पहले हमारा सबसे पहले हमारी जो छोटी यूनिट हो गई वो हो गई सिलेबल। सबसे हमारी छोटी यूनिट हो गई वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, या इसको एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड भी बोल सकते हैं। तो हम एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड भी बोल सकते हैं। तो ये सिलेबल्स हो गई। और ये सिलेबल एक तरीके का पैटर्न होता है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल एक तरीके का पैटर्न होता है राइम का, जो कि 2 तरीके का होता है, स्ट्रेस्ड होता है और अनस्ट्रेस्ड होता है। राइम का पैटर्न होता है सिलेबल, ठीक है। और इस पैटर्न से, इस सिलेबल से मिलकर क्या बनते हैं, मीटर बनते हैं, ठीक है। जो इस लेवल से मिलकर के क्या बनते हैं, मीटर बनते हैं। तो मीटर को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, 1 फुट हुआ, 1 फुट में सिलेबल्स होते हैं, 1 फुट में क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं। तो ये अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ये सिलेबल्स हैं। और ये जिनमें, और फिर सिलेबल फुट हो गया, फिर आ गया हमारा मीटर, फिर हमारा क्या आ गया, मीटर। तो मीटर को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है और वो फुट होती है, और फुट के अंदर हमारा सिलेबल होता है, ठीक है। और ये सब को हम मेजरमेंट करने के, ये हमारे पार्ट है राइम को मेजरमेंट करने के, ठीक। तो ये हमने पढ़ा कि सिलेबल क्या है, मीटर क्या है, और फुट क्या है। तो जिसमें 1 फुट होगा वो मोनोमीटर होगा, डायामीटर 2 फुट का बनता है, ट्रायामीटर 3 फुट का बनता है, टेट्रामीटर 4 फुट का बनता है, ट्राईमीटर 3 फुट का, टेट्रामीटर 4 फुट का, और पेंटामीटर 5 फुट का बनता है, 5 फीट का, हेक्सामीटर 6 फीट का, हेप्टामीटर 7 फीट का, और ऑक्टामीटर 8 फीट का बनता है। अब हमारा आता है ये आयम्ब क्या होता है, ये भी तो एक टर्म आ गया आयम्ब। अब ये क्या होता है कि किसी किसी, ये जो हमारे पैटर्न बनाए गए आयम्ब, ये जो आयम्ब से मिलकर आयम्बिक बना हुआ है। तो अब ये आयम्ब में क्या होता है, ऐसा ये वर्ड, इसमें ऐसा क्या होता है, तो ये जो हमारे सिलेबल्स होते हैं, किसी किसी में पहले स्ट्रेस्ड आ जाता है, किसी किसी में बाद में स्ट्रेस्ड आता है, किसी किसी में पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होता है, किसी किसी में बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो वो टर्म मिलकर के कुछ टर्म बनते हैं, जैसे आयम्बिक एक टर्म है, एक है ट्रोकाई, एक है ट्रोकाई टर्म, ठीक है। मोस्टली हमारा जो यूज होता है वो आयम्बिक यूज होता है। तो ये आयम्बिक, आयम्बिक में क्या होता है, पहले हमारा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा, और फिर हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा, ठीक है। तो आयम्बिक में हमारा क्या होता है, पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स है, अनस्ट्रेस्ड कॉमा हाफ हाफ लिख रहे हैं, फिर हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल्स है। और वहीं ट्रोकाई में जस्ट अपोजिट ऑफ आयम्बिक, स्ट्रेस्ड सिलेबल, एक टर्म हो गया आयम्बिक, दूसरा टर्म हो गया ट्रोकाई ट्रोकाई। अब आता है थर्ड टर्म है एनापेस्टिक, थर्ड टर्म है एनापेस्टिक, एनापेस्टिक, एनापेस्टिक। और फोर्थ टर्म है डेक्टाइल, डेक्टाइलिक। ये पता होने चाहिए हमको कि इनमें सिलेबल्स कैसे चलता है। तो डेक्टाइलिक में हमारा क्या सिलेबल्स है, एनापेस्टिक में 2 अनस्ट्रेस्ड है, पहला अनस्ट्रेस्ड
और दूसरा सिलेबल भी अनस्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेस्ड है। और डक्टाइल में जस्ट अपोजिट ऑफ एनापेस्टिक, पहले स्ट्रेस्ड और उसके बाद दो सिलेबल जो आएंगे हमारे, वो हमारे आएंगे अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डक्टाइलिक। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए स्टाइल ऑफ जो भी सिलेबल्स की पैटर्न है वो एम्बिक और ट्रोकाइक। तो एम्बिक में पहले अनस्ट्रेस्ड और देन स्ट्रेस्ड। तो सिलेबल्स दो पैटर्न है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, उससे मिलकर के बना है फुट। और फुट को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, मीटर बना होता है, जिससे कि हम मीटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी फुट होती है, और फुट के अंदर हमारे क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट है। अलेक्जेंड्राइन क्या है, आयम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी क्लाइमेक्स मींस क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स मींस क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स मींस क्या होता है? Highest point of interest, rising high slowly, sinking after climax, या none of these? एंटी क्लाइमेक्स, सिंकिंग आफ्टर क्लाइमेक्स। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, सिंकिंग आफ्टर क्लाइमेक्स बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स को। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गोएथिक नॉवेल्स के पाइनर कौन है इनमें से? गोएथिक नॉवेल्स क्या होता है और गोएथिक नॉवेल्स के पाइनर इनमें से कौन है? देखिए, ये जो गोएथिक नॉवेल है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था? हॉरेक वॉलपोल के द्वारा। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? हॉरेक वॉलपोल के द्वारा। तो जो कैसल ऑफ ओटेंटो है, कैसल ऑफ ओट्रेंटो 1764 में हॉरेक वॉलपोल ने इसको इनॉग्रेटेड किया था। कहां पर किया था? कैसल ऑफ ओट्रिक नॉवेल का टीजीटी में। तो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो 1764, इसका मेन इसका एम होता है, जो टेरर होता है, एक्सप्लॉइटिंग मिस्ट्री एंड हॉरर, एक्सप्लॉइटिंग मिस्ट्री एंड वेराइटी ऑफ हॉरर। जो डरावनी चीजें होती है ना, वो गोथिक नॉवेल से रिलेटेड होती हैं। तो इसके पाइनर कौन है हमारे? हॉरेक वॉलपोल है, जिन्होंने कैसल ऑफ ओट्रेंटो में इसको एक्सप्लेन किया था। कैसल ऑफ ओट्रेंटो में इसकी स्टार्टिंग की थी, किसकी? गोथिक नॉवेल की। तो हॉरेक वॉलपोल, ध्यान रखिएगा नाम, रिलेटेड टू गोथिक नॉवेल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फैथम 5 थाई फादर लाइफ, ये लाइन जो इलिस्ट्रेट हो रही है इसमें क्या है? राइम है, एलिट्रेशन है, इंटरनल राइम है, या एसोसेंस है? इसमें क्या है? एलिट्रेशन है, एसोसेंस है, राइम है, या इंटरनल राइम है? फुल फैथम 5 थाई फादर लाइज, इसमें क्या चीज है? इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है इट इज रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर या सेम स्पीच साउंड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ भी है, यप यहाँ पे भी है, यप यहाँ पे भी है, तो इसलिए यहाँ पर सेम लेटर और कह देते हैं बिगनिंग और इन टू और मोर वर्ड्स होते हैं जो भी, या कह देते हैं सेम स्पीच साउंड। सेम स्पीच साउंड भी कह सकते हैं, सेम स्पीच साउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम स्पीच साउंड भी कह सकते हैं। और सेकंड बोल सकते हैं कि सेम रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सेम स्पीच साउंड का रिपीटेशन, सेम लेटर का रिपीटेशन होता है बिगनिंग में वो क्या होते हैं? एलिट्रेशन होते हैं। ठीक है, अब एक ये आया हमारा एसोसेंस। एसोनेंस क्या होता है?
इसमें डिफरेंस ये है, इसमें वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है वन लाइन में। किसी भी लाइन में जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे कहते हैं एसोनेंस। उसे क्या कहते होता है, वो होता है एसोनेंस। और सेम स्पीच साउंड और सेम लेटर का रिपीटेशन जिसमें होता है वो होता है एलिट्रेशन, होता है एलिट्रेशन। और वॉवेल साउंड का रिपीटेशन जिसमें होगा वो होगा एसोनेंस, होगा एसोनेंस। अभी हमने एक क्वेश्चन एंटी क्लाइमैक्स का पढ़ा था। ये एंटी क्लाइमैक्स, सिंकिंग आफ्टर क्लाइमैक्स, मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। यानी एक्सेंट एसेंट एसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर पे चढ़ते एंटी क्लाइमैक्स, उसे क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट है एंटी क्लाइमैक्स। इसको बैथोस भी कह देते हैं, क्योंकि बैथोस भी सेम ही होता है, हायर टू लोअर क्या होता है, बैथोस भी सेम। क्वेश्चन, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। कुछ कोटेशन होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं जो कि बिगिनिंग ऑफ राइटिंग के लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। प्रोलॉग बोलते हैं, इपीग्राफ बोलते हैं, इपीलॉग बोलते हैं, या क्यूटोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटेशन है जो बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग के लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इपीग्राफ। इपीग्राफ क्या होता है, कोटेशन होती है जो कि किसी भी राइटिंग के बिगिनिंग में लिखी जाती है, उसको एपिग्राफ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफ। अब हमारा ये आता है, एक टर्म है एपीलॉग। एपीलॉग जैसे हम लोग हिंदी में एस से लिखते थे तो लास्ट में लिखते थे, उपसंहार। तो वो होता है जो लास्ट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं किसी भी ऐसे ऑफ एपीलॉग, उसको बोलते हैं एपीलॉग। और प्रोलॉग क्या होता है, प्रोलॉग पहले लिखा जाता है, प्रोलॉग क्या होता है, पहले लिखा जाता है। राइटिंग की शुरू की एक कोटेशन होती है, ठीक है, किसी राइटिंग की शुरू की मतलब एक कोटेशन क्वेश्चन। मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले किसके साथ डील करता है, मिरेकल प्ले में एग्जैक्टली क्या होता है। द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन, लाइव्स ऑफ घोस्ट, द लाइव्स ऑफ सेंट एंड मार्टायर्स, द लाइफ ऑफ गॉड एंड गॉडेस। मिरेकल प्ले किसके साथ डील करता है, मिरेकल प्ले द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स के साथ डील करता है। एंशिएंट टाइम में हमारे दो प्ले हुआ करते थे, दो कह लीजिए, और बाद में कुछ समय बाद एक तीसरा प्ले भी ऐड हुआ। तो एंशिएंट टाइम में मिरेकल प्ले थे, और एक हमारा प्ले था मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले। एक हमारा प्ले था मिस्ट्री प्ले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले जो एंशिएंट टाइम होता है मोरल प्ले, ठीक है। तो मिरेकल प्ले किससे रिलेटेड होता था, मिरेकल प्ले डीलिंग विद द लाइफ ऑफ सेंट, जो साधु संतों की लाइफ होती थी उससे रिलेटेड जो प्ले लिखे जाते थे वो मिरेकल प्ले कहे जाते थे। तो जो साधु संत और मार्टायर्स जो शहीद हो जाते उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जिस प्ले में लिखा जाता था वो प्ले मिरेकल प्ले कहलाता था, ठीक है। और जिन प्लेस में जो प्ले बाइबल से, बाइबल जो हमारी होती थी उससे कुछ सब्जेक्ट, अगर उससे कुछ सब्जेक्ट ले लिया जाता था और उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता था तो उस प्ले को मिस्ट्री प्ले कहते थे। उस प्ले को जो कि कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट बाइबल से ले लिया जाता था वो मिस्ट्री प्ले में आता था। और जो सेंट और मार्टायर्स होते थे उनकी लाइफ के बारे में मिरेकल प्ले में बताया जाता था। अब आती है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले, एज यू ऑल नो अबाउट इट, कि मोरालिटी प्ले किस पर फोकस करती थी, जो भी हमारे मोरल डिलेमास होते थे उनके बारे में एक्सप्लेन करती थी। जो भी मैनकाइंड से रिलेटेड हमारी मॉरल चीजें होती थी वो हमारी मॉरलिटी प्ले में एक्सप्लेन होती थी। तो ये तीन तरीके के प्ले एंशिएंट टाइम में हमारे होते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द लाइव्स ऑफ सेंट एंड मार्टायर्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A stanza of 8 lines in iambic pentameter is known as। एक स्टेंजा है जिसमें 8 लाइन को क्या कहेंगे, तो जिसमें 8 लाइंस होती हैं उसको हम कहते हैं ओटावा राइमा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओटावा राइमा। और एज यू ऑल नो अबाउट दैट लाइंस
एंड ये जो लाइन से स्टेंजा बनते हैं इनके बारे में, 2 लाइंस जिसमें होती है उसको कपलेट बोलते हैं, 3 लाइंस को क्या बोलते हैं, टेरजा राइमा। 3 लाइन को क्या बोलते हैं, टेरजा राइमा। टेरजा राइमा 3 लाइंस को बोलते हैं। और 4 लाइंस को क्वाट्रेन। 4 लाइंस को क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन, जो कि हमारे शेक्सपियर की सोनेट्स हैं उनमें यूज किया गया है क्वाट्रेन और कपलेट। क्वाट्रेन और कपलेट यूज किए गए हैं शेक्सपियर के सोनेट्स में। अब आता है 5 लाइन। 5 लाइन को क्या बोलते हैं, लिमरिक। 5 लाइन को लिमरिक बोलते हैं। 5 लाइन को, जिसमें 5 लाइन के स्टेंजास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिमरिक। ठीक है, उसको बोलते हैं लिमरिक। 6 लाइन की स्टेंजास को क्या बोलते हैं, सेस्टेट। 6 लाइन की स्टेंजा को क्या बोलते हैं, सेस्टेट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सोनेट में सेस्टेट और ओटावा राइमा का यूज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में सेस्टेट और ओटावा राइम की और सेस्टेट 6 लाइंस की। तो अब 8 और 6 कितने हो गए, 14। और सोनेट्स हमारी कितनी लाइंस की होती है, 14 लाइन। राइमा रॉयल हमारा 7 लाइन का होता है। राइमा रॉयल हमारा कितना होता है, 7 लाइन का। अब 8 लाइन का हमने पढ़ा ओटावा राइमा। और राइमा रॉयल को चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं। ठीक है, राइमा रॉयल का दूसरा नाम चौसेरियन स्टेंजा, चौसर ने यूज किया था इसलिए चौसेरियन स्टेंजा भी बोलते हैं। 8 लाइन को ये हो गया राइमा रॉयल, 7 स्टेंजा को बोलते हैं राइमा रॉयल, 8 लाइन को हमने बताया ओटावा राइमा, 9 लाइन को स्पेंसियन स्टेंजा बोलते हैं। स्पेंसियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं, 9 लाइंस होती हैं। बस यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा पूछा गया कि डायोस्टोपिया मीन्स क्या होता है। डायस्टोपिया मीन्स, एक ये भी लिटरेरी टर्म है जो मोस्टली क्वेश्चंस में आ जाता है। डायस्टोपिया जो एक लिटरेरी टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, तो इस इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो अनप्लीजेंट आया है ये एक तरीके का निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं तो हमको पता है कि डायस्टोपिया ये ऑप्शन टिक करना है। तो अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड जो होगा डायस्टोपिया का मतलब होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, ऐसा ड्रामा जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, विच वी कैन ओनली रीड नॉट परफॉर्म्ड। ऐसा ड्रामा जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, विच वी कैन ओनली रीड, which we can only read, such type of drama which we can only read not performed, वो ड्रामा हमारा क्लोजेट ड्रामा कहलाता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ बताया गया है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारी पहले एक एंशियंट एज, शुरू में जो इंग्लिश लिटरेचर हमारी आई थी उससे रिलेटेड कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने की जरूरत है, जिससे कि एक बेस बन जाता है इंग्लिश को पढ़ने का, लिटरेचर को पढ़ने का। तो पहले हमारी एंशियंट एज थी, हाँ, तो हमारी पहले क्या थी, लिटरेचर है, इसको हमने कई पार्ट में, हिस्ट्री जो इंग्लिश लिटरेचर की है इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया जो हिस्ट्री है। इससे क्या हो कि पढ़ना आसान हो जाता है। तो पहले ये इंग्लिश लिटरेचर जो थी वो हमने हिस्ट्री उसकी देखी। उस हिस्ट्री में पहले हमारा पीरियड आया जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड था, एंशिएंट पीरियड। जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड था वो पहला पीरियड हमारा था एंशिएंट पीरियड। सेक्शन, एंग्लो सेक्शन सबसे पहले इंग्लिश में हमारे आए। ये जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीक है, लैटिन है, रोमन लैंग्वेज है, ये यही लैंग्वेज लेकर आए थे। एंग्लो सेक्सन जो आए थे वही ये लेकर आए थे। तो एंशिएंट एज हमारी सबसे पहले हिस्ट्री में एज हो गई। ये सिर्फ इसलिए ये हमारे टीजीटी से रिलेटेड नहीं है, बट कभी कभी कुछ जो टर्म्स आते हैं वो हमारे बेस से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसका बेस जानते हैं। तो ये एंग्लो सेक्सन एंशिएंट एज में आए थे। फिर हमारा डिवाइड होता है ओल्ड पीरियड, ओल्ड पीरियड या ओल्ड एज कह लीजिए, ओल्ड पीरियड कह लीजिए, एंशिएंट पीरियड भी कह सकते हैं, ओल्ड एज भी कह सकते हैं। ओल्ड एज में हमारे दो जो पीरियड है वो डिवाइड होते हैं ओल्ड एज में। पहला होता है एंग्लो नॉर्मन, जो हम लोग नॉर्मेंडी, जो सेक्शन को हराकर, एंग्लो सेक्शन को हराकर नॉर्मेंडी आ गए थे, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता था। कौन सा पीरियड कहा जाता था, एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन के बाद हमारा जो मेन, जहां से इंग्लिश शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, एज ऑफ चौसर से। चौसर से ही मेन इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग होती है।
ठीक है, तो ये एज ऑफ चौसर हो गया, ओल्ड एज। इसके बाद हमारा डिवाइड होता है मिडिल एज। इंग्लिश हिस्ट्री किस में डिवाइड होती है? मिडिल एज में डिवाइड होती है। मिडिल एज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि सारा कुछ मिडिल जो, क्योंकि इसी में विलियम शेक्सपियर का आना है और द रेनेसा भी होता है। जो रेनेसा होता है, जितना भी रेनेसा में जितना भी चेंज होता है वो रेनेसा से ही इंग्लिश लिटरेचर में होना शुरू हो जाता है। तो द रेनेसा आता है, एलिजाबेथन पीरियड आता है, इसमें एलिजाबेथन पीरियड आता है। तो मिडिल एज का जो भी पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिडिल एज हमारी आफ्टर 1500 से स्टार्ट होती है। 1500 से मिडिल एज हमारी स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? विक्टोरियन पीरियड तक, 1900 तक। मिडिल एज कहाँ तक जाती है? 1500 से 1900 तक हमारी मिडिल एज जाती है। तो मिडिल एज हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेनेसा, एलिजाबेथन, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड हुआ, फिर ये हमारी, ठीक है। ये मोस्टली ये जो नाम दिए गए हैं ये उस समय जो राजा वहां बनते थे उन्हीं के नाम पर नाम उस एज के दे दिए गए हैं, ठीक है। तो कैरोलिन एज आ गई, ये रफली ही बताया जा रहा है। और ये आ गया प्यूरिटियन एज। प्यूरिटियन एज कहते हैं इसको, मिल्टन एज भी कहते हैं, ठीक है। जो 1649 से 1660 तक रहते हैं, जिसमें हमने जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ा है। तो वो इसी एज में होते हैं, जिसको हम प्यूरिटियन एज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्यूरिटियन एज। इसमें कोई भी मोनार्की नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई भी मोनार्की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट होते हैं इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन कौन कर देता है? क्रॉमवेल। क्रॉमवेल कर देता है। तो ये प्यूरिटियन एज हो गई। इसके बाद हमारी रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। रेस्टोरेशन एज, जिसमें हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए थे। फिर हमारी नेक्स्ट आती है अगस्टन एज, और उसके बाद रोमांटिसिज्म एज आती है, फिर विक्टोरियन एज, फिर हमारी क्या आ जाती है? विक्टोरियन एज। तो ये हमारा एंशियंट एज हो गया, ओल्ड एज हो गया, मिडिल एज हो गया। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया है, अर्ली मॉडर्न पीरियड कह लो या अर्ली मॉडर्न पीरियड कह लो, ठीक है। मॉडर्न पीरियड कह लो या पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। यहाँ से हमारी हिस्ट्री अभी तक चल रही है। पोस्ट 1950 के बाद से टिल अभी तक चल रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो हमारा शुरू होता है वो 1901 से स्टार्ट होता है। 1901 से 1945 तक हमारा मॉडर्न पीरियड रहता है, अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इससे हमको समझ में आ गया ये जो हमारी सारी कहानी हमको पढ़नी पड़ती है ये मिडिल एज से ही रिलेटेड है। तो हम बात कर रहे थे एंशियंट एज की, ठीक है। अब हम आते हैं एंशियंट एज आए थे, ये उसका टाइम है 4004 बीसी टू 476 एडी। ये एज है किसकी? पढ़िए, ग्रीक और रोमन कल्चर और लिटरेचर की एज है। यानी यहाँ पर एज किसकी चल रही थी? ग्रीक और रोमन्स की। तो उसमें सबसे पहले हमारे फिलोसोफर थे प्लेटो, और प्लेटो और अरस्तु दो के बारे में हम अभी भी पढ़ना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी इन्होंने जो भी अपनी फिलॉसफी में कहा है वो अभी भी आ जाता है और पूछा जाता है ये कथन किसका है। तो प्लेटो, इसलिए हमको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लेटो वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि एंशियंट एज में ग्रीक, रोमन और लैटिन यही कल्चर लिटरेचर में चल रहा था। तो मोस्टली आज भी हम जब भी कोई कोई वर्ड पढ़ते हैं, जैसे हम ओड के बारे में पढ़ते हैं, तो ओड जो टर्म है वो ग्रीक टर्म है, और वो ग्रीक टाइम से ही आया है, ग्रीक समय से, ग्रीक लिटरेचर से ही वो वर्ड ओड लिया गया है, ठीक है। तो प्लेटो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, और प्लेटो ने पोएट्री की डेफिनेशन क्या थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएट्री की लाइंस लिखकर आ सकती है और पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने कही है। तो पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। क्या क्या गया है? पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, इट मींस इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। यानी कि रियलिटी को प्लेटो ने पोएट्री में नहीं बताया। उनका कहना है कि दो बार जो रियलिटी को रिमूव किया जाए वो पोएट्री है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी उसमें नहीं है, मीन्स इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। और ये क्या कहते हैं
कि पोइट डील करते हैं इमोशन, किया है मोरल पोइट्स में और पैट्रियोटिक पोइट्स में। पोइट्स को ही इन्होंने डिवाइड किया मोरल पोइट्स में और पैट्रियोटिक पोइट्स में, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की, पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ये डेफिनेशन प्लेटो ने दी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु वाज अनदर ग्रेट ग्रीक थिंकर। तो ये जो प्लेटो और अरस्तु थे, ये दोनों ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे। क्या थे? ग्रीक फिलोसोफर थे, रिफॉर्मर भी थे, लिटरेरी क्रिटिक्स। जो बुक है 26 चैप्टर की, ये किसकी है? अरस्तु की बुक्स है। इन्होंने डेफिनेशन दी है रियलिटी जस्ट अपोजिट ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने कहा है पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड ऑफ रियलिटी, यानी इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। लेकिन अरस्तु ने कहा है कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी को अपनाते हैं वही पोएट्री है। और इन्होंने कहा है कि द इमोशनल अपील इन द पोएट्री does not make a man capable of facing more problems। तो अरस्तु ने कहा है कि इंसान को ऐसा बनाना जो कि कैपेबल हो किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, ठीक है। तो पोएट्री ने इमिटेशन दी है रियलिटी को, और प्लेटो ने इमिटेशन ऑफ इमिटेशन को ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब एक टर्म हम पढ़ते हैं ट्रेजेडी में, कैथारिसिस। कैथारिसिस एक टर्म है लिटरेरी का, जो कि आ भी सकता है कि व्हाट इज कैथारिसिस। तो ये एक लिटरेरी का टर्म है, ये एक ट्रेजेडी का टर्म है। किसका टर्म है? ट्रेजेडी का टर्म है एक, क्या? कैथारिसिस। कैथारिसिस हुआ, हमर्शिया हुआ, ये और कैटास्ट्रोफी हुआ, ये सब ट्रेजेडी के टर्म है। इसका मतलब है रिलीज ऑफ इमोशन, release of emotion purifies the soul। इसमें कहा गया है कि हम अपने इमोशंस को पूरी तरह से, जो भी उसमें इमोशन होते हैं उनको बाहर रिलीज करके निकालते हैं और अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अरस्तु ने एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी दिया, और ये लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने कही है। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीटर एंड सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो भी ट्रेजेडी के इमिटेशन एक्शन हम जो भी अपनाते हैं, सीरियस, कंप्लीटर और सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं। और ये किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने। तो अरस्तु ने अपनी ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंट माना है। अरस्तु ने अपने प्ले में 6 एलिमेंट को इंपॉर्टेंट माना है। पहला प्लॉट है, चौथा डिक्शन है, पांचवा मेलोडी, छठा ऑडियंस और सातवां स्पेक्टेटर्स, ठीक है। तो प्लॉट, पहले के 3 आपको याद रखने, प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट, प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट। और इन्होंने अपने प्ले में यूनिटीज को, प्ले में मस्ट इनके हैं यूनिटीज। सबसे पहले पूछा जा सकता है यूनिटीज किसने डिस्क्राइब की हैं? तो पोएटिक्स में अरस्तु ने डिस्क्राइब की हैं यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। 3 यूनिटी हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए प्ले में। तो ये ध्यान रखना है कि ये किसने कहा है? अरस्तु ने इसको डिफाइन किया है। अब एक ये पॉइंट है कि प्लॉट, अरस्तु का जो भी ट्रेजेडी वो लिखते थे उसका मेन सोल क्या होता है? ट्रेजेडी का जो यहीं पर शेक्सपियर जो है राइटर, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आ सकता है कि किसने कहा है कि करेक्टर इज who has said about character is a soul of tragedy। तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ट्रेजेडी का जो सोल होता है वो करेक्टर होते हैं, और अरस्तु ने कहा है कि जो सोल होता है ट्रेजेडी का वो प्लॉट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आज हम जिसके बारे में जिस करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्वेल्थ नाइट। वो क्या है हमारा? ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट हमारी कब लिखी गई और उसके सोर्स क्या थे और उसमें करेक्टर्स क्या थे? ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। ये हमारी, इसको हम, इसका एक दूसरा टाइटल भी हो सकता है व्हाट यू विल, ये ध्यान रखने वाला है।
व्हाट यू विल, तो व्हाट यू विल किसका टाइटल है, और ये हमारी लिखी गई थी 1599 टू 1600, 1599 टू 1600, ठीक है, ये हमारी 12th नाइट लिखी गई थी। अब आता है, अब इसमें करेक्टर मीन्स क्या है वो ध्यान रखने वाले हैं। तो हमारा पहला करेक्टर है ओरिसिनो, पहला करेक्टर है ओरसिनो, ओरसिनो पहला करेक्टर है। कौन सा पहला करेक्टर है, ओरसिनो, ओरसिनो पहला करेक्टर है, जो कि ड्यूक ऑफ इलेरिया है, और जो कि ओलिविया से प्यार करता है। किससे, ओलिविया से प्यार करता है। और ड्यूक कहाँ का है, इलेरिया का ड्यूक है। कहाँ का ड्यूक है, इलेरिया। इलेरिया का ड्यूक है, ओरसिनो इलेरिया का ड्यूक है, और ये लव विद ओलिविया, लव विद ओलिविया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट सेबेस्टियन एंड वॉयला। ये दो करेक्टर हैं 12th नाइट के, सेबेस्टियन एंड वॉयला। ये ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं इस प्ले में। ये क्या है, ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर हैं इस प्ले में। कौन है, सेबेस्टियन और सेबेस्टियन और वॉयला, सेबेस्टियन एंड वॉयला, ठीक है, ये ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर है। नेक्स्ट आता है सिजेरियो, सिजेरियो। तो वॉयला जो डिस्गाइज भेस बनाता है, सिजेरियो, ये एक तीसरा करेक्टर हो गया सिजेरियो। तो ओरिसिनो, सेबेस्टियन एंड वॉयला, सिजेरियो, सिजेरियो, ठीक है, सिजेरियो। और ये वॉयला, वॉयला जो होती है डिस्गाइज होती है, जब भेस बदलती है तो वो ओरिसिनो का भेस बदलती है। किसका बदलती है, ओरिसिनो का। एंटोनियो, एंटोनियो सी कैप्टन होता है, एंटोनियो क्या होता है, सी कैप्टन, एंटोनियो सी कैप्टन होता है। तो एक एंटोनियो करेक्टर हो गया, ठीक है, एक करेक्टर क्या हो गया, एंटोनियो करेक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वैलेंटाइन, नेक्स्ट हमारा आता है वैलेंटाइन। तो ये जो वैलेंटाइन हमारा रोल है, वो वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, ये ओरिसिनो के अटेंडेंट होते हैं। किसके अटेंडेंट होते हैं, ओरिसिनो के। ओरिसिनो ड्यूक कहाँ का होता है, क्यूरियो। वैलेंटाइन एंड क्यूरियो अटेंडेंट है किसके, ओरिसिनो के। ओरिसिनो कहाँ का ड्यूक है, इलेरिया का ड्यूक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉबी ब्लेच, नेक्स्ट आता है टॉबी ब्लेच। टॉबी ब्लेच जो करेक्टर है वो किसमें है, वो 12th नाइट में है, और ये ओलिविया के अंकल हैं। किसके अंकल हैं, ओलिविया के, टॉबी ब्लेच। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टर मॉलबोलियो, नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टर मॉलबोलियो। करेक्टर्स जो होते हैं वो हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं, पर इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉलबोलियो, फिर है मारिया, 8वां करेक्टर जो है हमारा वो है मारिया, मारिया, ठीक, ओलिविया की मेड सर्वेंट होती है मारिया। तो सेबेस्टियन एंड वॉयला ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, क्लोजली रिजेंबलिंग वन अदर, मतलब बहुत ज्यादा ही रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, सेबेस्टियन एंड वॉयला। और सेपरेटेड इन अ शिपरेक ऑफ द कोस्ट ऑफ इलेरिया, ये दोनों अलग हो जाते हैं कैसे, एक शिपरेक में, जो कि इलेरिया के कोस्ट पर शिपरेक होता है, वहां पर ये सेपरेट हो जाते हैं। वॉयला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यूथ, वॉयला अपना जो है रूप बदल लेती है, यूथ का रूप रखती है। सिजेरियो एंड टेक्स द सर्विस ऑफ ड्यूक ओरिसिनो एज बेस, और वो जो बेस बदलती है वो सिजेरियो का बेस बदलती है। जो वॉयला होती है वो सिजेरियो का बेस बदल लेती है। सेबेस्टियन और वॉयला ट्विंस ब्रदर और सिस्टर होते हैं, जो कि सेपरेटेड हो जाते हैं, और इलेरिया का जो ड्यूक होता है वो होता है ओरिसिनो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ओरिसिनो लव्स अ लेडी नेम ओलिविया, तो ओलिविया से, ठीक है, ओलिविया सिजेरियो टू इम्प्रेस ओलिविया। अब सिजेरियो क्या करता है, वो इम्प्रेस करना चाहता है, चाहती है ओलिविया को ऑन हिज बिहाफ, सिजेरियो टू इम्प्रेस ओलिविया ऑन हिज बिहाफ। और सिजेरियो फेल्स इन लव विद ओरिसिनो, सिजेरियो किससे, सिजेरियो फेल्स इन लव विद
Orsino, whereas Olivia is impressed very much with Cesario. ठीक है, तो ओलिविया किससे इम्प्रेस हो जाती है? सिजेरियो से, सिजेरियो से। और सिजेरियो कौन होता है? वॉयला होती है। ठीक है, तो सिजेरियो इज चैलेंज टू अ ड्यूल बाय सर एंड्रू, ये करेक्टर नहीं लिखा है क्या? सर एंड्रयू एग्रुचिक एग रिजेक्टेड सूटर टू ओलिविया। ठीक है, सी इज रेस्क्यू बाय एंटोनियो, और एंटोनियो हु टेक्स हर टू बी सेबेस्टियन। तो सिजेरियो को जो है वो रेस्क्यू करके एंटोनियो सेबेस्टियन के घर ले आता है। ओलिविया कम्स अप एंड सेबेस्टियन एंड टेक्स हिम फॉर सिजेरियो। सी इनवाइट्स हिम टू हर हाउस एंड मैरीज हिम। एंटोनियो क्लेम करता है सिजेरियो एज अ यूथ ही रेस्क्यू फ्रॉम द सी, while ओलिविया क्लेम्स कि सिजेरियो एज हर हस्बैंड। ठीक है, और जबकि इन द मीन टाइम सेबेस्टियन appears and all the confusion are cleared. Orsino realizes the love betrayals of Cesario. Cesario कौन है? वॉयला, वॉयला जो भेस में है वो सिजेरियो के भेस में है। एंड मैरीज हर, तो ये हमारे उसके करेक्टर हैं 12th नाइट के। ओरिसिनो ड्यूक ऑफ ब्रदर, वॉयला अपना रूप बदलती है सिजेरियो में, एंटोनियो सी कैप्टन होता है, वैलेंटाइन और क्यूरियो अटेंडेंट होते हैं। किसके? ओरिसिनो के अटेंडेंट होते हैं। टॉबी ब्लेज अंकल टू ओलिविया होते हैं। और मालवोलियो, मालवोलियो स्टूवर्ड होता है ओलिविया का। स्टूवर्ड होता है किसका? ओलिविया का। खजांची स्टूवर्ड होता है, वो होता है किसका? ओलिविया का। स्टूवर्ड। ठीक है, तो ये हमारी 12th नाइट के जो है मेन करेक्टर हो गए 12th नाइट के। स्टूवर्ड ऑफ ओलिविया। और मारिया होती है वो ओलिविया की मेड होती है। और वैलेंटाइन और क्यूरियो ओरिसिनो के अटेंडेंट होते हैं, और मारिया ओलिविया की अटेंडेंट होती है। और मालवोलियो स्टूवर्ड होता है किसका? स्टूवर्ड होता है किसका? ओलिविया का। सिजेरियो वॉयला ही बेस बदलती है, वो सिजेरियो का बेस बदलती है। तो ये हमारे 12th नाइट के करेक्टर हैं, जिसको दूसरा नाम हम व्हाट यू विल बी कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम और क्या कहते हैं? व्हाट यू विल बी कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।